हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास कुमार। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रीड आउट करेंगे। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ये चैप्टर जनरली इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक पार्ट है। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉपर्टी है एक चार्ज पार्टिकल का। चार्ज पार्टिकल जनरली हमने स्टडी किए दो टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास है प्रोटॉन, सेकंड है एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल नहीं होता, न्यूट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल है। हमारे पास दो पोलैरिटीज होती हैं चार्ज पार्टिकल्स की, फर्स्ट होती है पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स की जो स्टडी करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर में। इनसे रिलेटेड इनके बिहेवियर्स, ये कैसे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में जनरली स्टडी करेंगे। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैट्स मेरे पास है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरली देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरे पास दो टर्म्स हैं मेनली। एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ, स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। ये सब हम इस फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास दो टाइप्स ऑफ हैं, मतलब पोलैरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। पोलैरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड प्रोटॉन। मेरे पास दो टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक है नेगेटिव, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है वो मेरे पास है प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास हुआ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दो टाइप्स ऑफ चार्जेस है, इन चार्जेस के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। चार्ज पार्टिकल जनरली है क्या, चार्ज इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी प्रपोज्ड बाय ए पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल जो एक इलेक्ट्रिकल कुछ बिहेवियर, मतलब एक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं चार्ज पार्टिकल को प्लेस कर दूं तो वो कुछ बिहेवियर अपना शो करेगा। सेम अगर उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूं तो वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को प्लेस कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दें मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन्हें डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। तो मतलब चार्ज क्या होगा मेरे पास, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय ए पार्टिकल। चार्ज इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी possessed by a particle. Electron is also a charge particle, proton also as well as a charge particle. अब है ना, हम चार्ज पार्टिकल्स का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। मेरे पास चार्ज हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम इनकी स्टडी करते हैं। मतलब कि मेरे पास चार्ज इंटरेक्शन, चार्ज इंटरेक्शन इस मे बी attractive
और रिपल्सिव। लाइक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया, ये लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब जब भी मेरे पास प्रोटॉन या प्रोटॉन है साथ में तो ये लाइक चार्जेस हुए, मतलब सेम चार्ज है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल सेकंड को रिपेल कर रहा है और सेम टाइम पे सेकंड चार्ज पार्टिकल फर्स्ट को रिपेल कर रहा है। सेम ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव, ये भी लाइक चार्जेस हैं, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सेकंड को रिप्लेस कर रहा है। लाइक इस पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट किया, फर्स्ट ने सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट किया और सेकंड ने फर्स्ट पे फोर्स एक्सर्ट किया। मतलब जो लाइक चार्जेस हैं ये हमेशा करेंगे रिपल्सिव, मतलब इनका जो नेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, रिपल्सिव। उसके बाद स्टडी करते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। सेम नेगेटिव या पॉजिटिव हो तो इसमें भी अट्रैक्शन। तो मैंने यहां पे जनरली स्टडी किया कि चार्ज इंटरेक्शन मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव, मतलब जो चार्ज पार्टिकल हैं उनके बीच में जब भी इंटरेक्शन होगा वो रिपल्सन भी हो सकता है वहां पे और अट्रैक्शन भी। बट हमारे पास क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने रीड आउट किया था कि अगर मेरे पास दो मास हैं, चाहे मास ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, उनका नेचर हमेशा रहेगा अट्रैक्टिव, वो कभी भी रिपेल नहीं करेंगे। बट चार्ज के केस में इनका जो नेचर है वो मे बी रिपल्सिव और मे बी अट्रैक्टिव। ये डिपेंड करेगा मेरे पास कैसे चार्ज पार्टिकल है। मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव, प्रोटॉन पुट्स कर दिए मैंने दो, ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है। तो मतलब अब मान लो मैंने पुट कर दिया नेगेटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपेल किया, इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपेल किया। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब हमारे पास स्टडी हुआ, मतलब एक तरह से ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई चार्ज इंटरेक्शन की कि वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी। नेक्स्ट स्टडी करते हैं चार्ज कैन एग्जिस्ट लाइक पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। देखो चार्ज कैसे लाइक कहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है, तो हो सकता है मान लो भाई कहीं पे +10 प्रोटॉन्स हो, नेक्स्ट प्लेस में मे बी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है मेरे पास कोई एक बॉडी हो और वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब उसमें अगर 5 प्रोटॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे पास बॉडी क्या होगा, न्यूट्रल। तो मतलब जो चार्ज है वो एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में पॉजिटिव नेगेटिव या फिर न्यूट्रल बॉडी, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं है। कोई भी चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, उस पर तुम्हारे पास जो बॉडी है हमारे पास उस पर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। तो मेरे पास ये बॉडी क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी, मतलब उस बॉडी के पास हम कहेंगे कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जो चार्ज है। नेक्स्ट चार्ज कैन टेक मिनिमम वैल्यू लाइक ±1.6 10⁻⁻19 कूलम। देखो चार्ज है ना, कम से कम वैल्यू कितनी रख सकता है, या तो एक प्रोटॉन होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन है तो उसके पास उसकी वैल्यू क्या होगी, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो वो वैल्यू रख सकता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ±3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 3.2 मीन्स दो प्रोटॉन्स या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स, +1.6 मतलब या तो एक प्रोटॉन है या फिर एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं रख सकता हूं +-1e, ये हो गया +-2e, और e क्या हो गया मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वो उसकी वैल्यू फिक्स्ड कर दिया हमने 1.6 10⁻⁻19 कूलम, मतलब ये वैल्यू है ना हमारे पास फिक्स्ड हो गया। फिर नेक्स्ट मैं स्टडी करता हूं +-4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब कि यहां पर मेरे पास या तो 3 प्रोटॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या हुआ कि चार्ज है ना मिनिमम वैल्यू क्या रख सकता है, +-1e या +-2e या फिर +-3e। सो ऑन हम फर्दर कर सकते हैं। लाइक मान लो कोई बॉडी है उस पर n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा वैल्यू +-n इंटू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं इस वैल्यू को रख सकता हूं +-ne,
और n क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, इंटीजर। इंटीजर मतलब ये 1 2 3 इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक मेरे पास कोई एक बॉडी है और मेरे को बताना उस पर 5 प्रोटॉन्स हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा, +-5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो उस पर चार्ज कितना हो गया, चार्ज की वैल्यू +-5 ही। ठीक है, तो मेरे पास ये प्रोटॉन्स भी हो सकता है उस बॉडी पे और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। यहां से ना मैंने एक टर्म डिफाइन किया, जो मेरे पास एक टर्म आया, चार्ज कैन बी +-ne वेयर n इज इंटीजर। मेरे पास n क्या है, इंटीजर, और e क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। उसकी वैल्यू क्या है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम क्या है मेरे पास, SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो मेरे पास जो चार्ज, यहां से मैं बोल सकता हूं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्वांटाइज्ड इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि चार्ज कुछ मिनिमम वैल्यू ट्रांसफर करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। जैसे कि मेरे पास, मैं कंसिडर कर लेता हूं, ये एक ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। अभी दोनों बॉडी न्यूट्रल हैं, ए पे भी 0 चार्ज, बी पे भी 0 चार्ज, मतलब ए में भी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज वेल एज बी बॉडी में भी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने मान लो ए से बी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, तो बी बॉडी ने चार्ज एक्वायर कर लिया -1 ही। सेम टाइम पर ए बॉडी ने चार्ज एक्वायर कर लिया +1e, मतलब एक प्रोटॉन। क्योंकि देखो ए बॉडी क्या है, न्यूट्रल। मान लो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को मैं ट्रांसफर कर दूं तो यहां पे क्या हो गया, एक प्रोटॉन। तो मेरे पास ए बॉडी से के पास आ गया एक प्रोटॉन, बी बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट केस में मैंने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया, ए बॉडी पे अब चार्ज आ गया +2e, मतलब 2 प्रोटॉन्स। सेम एज इट इज, मान लो मैं n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर, मान लो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दूं, तो इस बी बॉडी ने चार्ज एक्वायर कर लिया -e, ए बॉडी ने चार्ज एक्वायर कर लिया +ne। मतलब अगर बी बॉडी के पास इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n टाइप्स ऑफ n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सेम टाइम पर ए बॉडी के पास n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मिनिमम वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू कभी भी एग्जिस्ट ऐसे नहीं करेगा, e/2, 3e/2, 5e/7, मतलब जो चार्ज है वो कभी भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में नहीं होगा। उसकी मिनिमम वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी e, अब वो हो सकता है +-n टाइम्स ऑफ e। n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। n क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, इंटीजर, वेयर n इज इंटीजर। तो मेरे पास यहां से ये हमारे पास टर्म हुआ कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। नेक्स्ट है मेरे पास चार्ज पार्टिकल। हमने यहां पे इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की कि चार्ज पार्टिकल क्वांटाइज्ड है नेचर में, उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी +-ne की फॉर्म में, मतलब +-1e, +-2e, +-3e। लाइक जो चार्ज है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास +-1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जो चार्ज है एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, इस टर्म का मतलब हुआ मेरे पास कि जो चार्ज पार्टिकल है इसकी SI यूनिट कूलम, और ये चार्ज पार्टिकल है ना स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्केलर को। स्केलर में जनरली होता है, मान लो मैं किसी शॉप पे गया, मैंने कहा 5 kg शुगर दो भैया, तो हमें कितना kg शुगर मिला, 5 kg। कुछ टाइम के बाद मैं फिर से गया, मैंने कहा कि 2 kg शुगर, तो देखो मैंने 5 kg शुगर, 2 kg शुगर, तो यहां पर देखो मैंने 5 kg एक नंबर डिफाइन कर दिया, 2 kg एक नंबर डिफाइन कर दिया, बट मैंने वहां ऐसा नहीं बोला कि 5 kg शुगर इन ईस्ट या 2 kg शुगर इन नॉर्थ,
ऐसा मैंने देखो पर्टिकुलर डायरेक्शंस को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक नंबर बताया और उन्होंने मेरे को वो क्वांटिटी दे दिया। तो मेरे पास जिनके जो क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ नंबर हो, मतलब द क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वो क्वांटिटीज होंगे स्केलर। तो जो मेरे पास चार्ज है इसका एसआई यूनिट तो हो गया कूलम, और ये क्वांटिटी मेरे पास है स्केलर। स्केलर मीन्स हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब ये क्वांटिटी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब नंबर है सिर्फ, तो ये क्वांटिटी स्केलर हुआ। अब मान लो मैंने 5 kg शुगर लिया, 2 kg शुगर लिया, 10 kg शुगर लिया, तो मैंने टोटल शुगर जो शॉपकीपर से लिया वो हो गया 17 kg। हमारे पास ऐसा नहीं है ना कि 17 kg इन ईस्ट या 17 kg इन नॉर्थ, तो मैंने क्या किया वहां पे एल्जेब्रिक सम कर दिया उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का, क्योंकि मास है, मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, सेम एज इट इज जो चार्ज है ये भी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसका भी क्या करेंगे, यहां पे एल्जेब्रिक एडिशन कर देंगे। एल्जेब्रिक एडिशन लाइक मेरे पास Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो ऑन अप टू Qn, तो ये हो गया मेरे पास टोटल चार्ज। मतलब कि मैंने इसका सिर्फ एल्जेब्रिक एडिशन कर दिया। इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लाइक मेरे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में यहां पर है 5 कूलम, किसी दूसरे पॉइंट पे है +3 कूलम, किसी दूसरे पॉइंट पे है -2 कूलम, और किसी दूसरे पॉइंट पर है मेरे पास +2 कूलम। तो मेरे पास यहां पर 4 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3 और Q4। Q1 का वैल्यू है 5 कूलम, Q2 का वैल्यू है 3 कूलम, और Q3 का वैल्यू है -2 कूलम, और Q4 का वैल्यू +2 कूलम। तो मेरे को इस सिस्टम पे टोटल चार्ज चेक करना हो, तो इस सिस्टम पे टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू +5 कूलम +3 कूलम -2 कूलम +2 कूलम। अब मैं नेट चार्ज चेक करता हूं। नेट चार्ज हुआ 5 + 3 8, -2 -6 +2 फिर से 8, मतलब -2 कूलम और +2 कूलम कैंसिल आउट हो गए, और मेरे पास टोटल चार्ज मेरे को मिला 8 कूलम। तो मतलब जनरली मैंने क्या किया, एक सिस्टम के लिए इन सब चार्जेस को डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो मेरे को मिल गया यहां पे टोटल चार्ज। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसी में। ये मेरे पास कोई एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो बस ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इस सिस्टम से बाहर हम ना चार्ज को लेके जा सकते हैं ना बाहर से अंदर लेके आ सकते हैं। इस सिस्टम में जितना भी चार्ज है वो चार्ज यहां पर ही रहेगा। मतलब कि मान लो 5 कूलम चार्ज है, और ये +3 कूलम चार्ज है, और यहां मैं कंसिडर कर लो मान लो -1 कूलम चार्ज है। तो इस बॉडी पे जो नेट चार्ज हुआ वो हुआ 7 कूलम, मतलब Q नेट इज +5 कूलम +3 कूलम -1 कूलम, तो जो नेट चार्ज हो गया 7 कूलम। कंसिडर कर लो इस बॉडी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि जो 5 कूलम जो कि एक मान लो ये 5 कूलम ए बॉडी है, 3 कूलम बी बॉडी और -1 कूलम सी बॉडी। ए बॉडी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि ए टू बी मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब ए के पास एक प्रोटॉन आ गया। ए बॉडी पे ऑलरेडी 5 कूलम चार्ज था, इसके पास एक प्रोटॉन का चार्ज और आ गया। तो मेरे मतलब यहां पे जो मेरे पास चार्ज है वो हो गया मेरे पास 5 कूलम और 1, मान लो मतलब मैंने ए बी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, -1 कूलम। तो यहां से मेरे पास क्लियर हुआ कि ए बॉडी पे +1 कूलम चार्ज आ गया। अब देखो ए बॉडी पे नेट चार्ज क्या हो गया, +5 एंड +1, तो +6 कूलम
बी बॉडी पे चार्ज देखते हैं, +3 कूलम और -1 कूलम, तो ये वैल्यू हो गया +2 कूलम। प्लस सी बॉडी पे जो चार्ज है वो हो गया -1 कूलम, तो मतलब जो मेरे पास नेट चार्ज हो गया वो हो गया 7 कूलम। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, मतलब फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, विच मीन्स चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। मीन्स कि यहां से मैं चार्ज आर conserved in nature, which means they can neither be created nor be destroyed for an आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब चार्ज आर कंजर्व्ड इन नेचर विच मीन्स दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। मेरे पास यहां से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, मतलब उनका एल्जेब्रिक सम कर दो, Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और अप टू जितने भी चार्जेस हैं। नेक्स्ट चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, कंजर्व्ड इन नेचर मतलब दे कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। नेक्स्ट मैंने स्टडी किया था कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर, क्वांटाइज्ड मतलब उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, मिनिमम वैल्यू होगी प्लस माइनस E और उसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं मैक्सिमम प्लस माइनस NE, मतलब फ्रैक्शंस के फॉर्म में सेंड नहीं कर सकते। फिर जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने उनका क्या कर दिया था एल्जेब्रिक एडिशन। जो चार्ज है उसका SI यूनिट कूलम है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। यहां हम स्टडी करेंगे दो मेथड्स, एक है कंडक्शन और दूसरा मेथड होगा इंडक्शन। कंडक्शंस, इंडक्शन, और हमने एक स्टडी किया है क्लास 7th 8th में फ्रिक्शनल मेथड, उससे भी हम फ्रिक्शंस करते हैं दो क्लॉथ्स का, या फिर एक क्लॉथ्स और एक ग्लास रोड्स के लिए के बीच में, या फिर कोम का हेयर्स के साथ, तो मेरे पास वहां पे फ्रिक्शंस होता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मैं पीस ऑफ पेपर प्लेस करता हूं, कोम को उसके नियर बाई रीजन में लेके जाते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करता है, वो फ्रिक्शंस मेथड था। अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कंडक्शन और इंडक्शन। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में जनरली है मेरे पास ये एक ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ए बॉडी मेरे पास चार्ज्ड बॉडी है, लाइक इस पे जो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वो ये चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और बी बॉडी न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड और न्यूट्रल बॉडी। अब मेरे पास ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है और बी बॉडी न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है। मान लो मैंने दोनों को ना कांटेक्ट में लेके आया किसी मेटेलिक वायर के थ्रू, दोनों का शेप साइज सब कुछ बिल्कुल सेम है। अब मैंने जैसे ही मेटेलिक वायर के थ्रू ए और बी बॉडी का कांटेक्ट, मान लो ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, और इनको मैंने मेटेलिक वायर के थ्रू कांटेक्ट में लेके आया, तो ए बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उस पर चार्जेस जो हैं उन जो ए बॉडी पे चार्ज है, बी बॉडी पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ए बॉडी का पोटेंशियल ज्यादा हो गया। पोटेंशियल ज्यादा हो गया मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया, और बी बॉडी एक तरह से लो पोटेंशियल हो गया। तो चार्ज हमेशा ट्रांसफर करेगा हायर बॉडी, मतलब हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, तो चार्ज ना ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा ए टू बी बॉडी इस मेटेलिक वायर के थ्रू। तो मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा,
ए बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हो गया Q/2, बी बॉडी ने भी चार्ज एक्वायर कर लिया Q/2। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मेटेलिक वायर को रिमूव कर दूंगा। जैसे ही मेटेलिक वायर को रिमूव करेंगे तो ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ए बॉडी में पे चार्ज हो गया Q/2, तो बी बॉडी पे भी चार्ज हो गया Q/2। तो ए बॉडी ने चार्ज एक्वायर किया Q/2, बी बॉडी ने भी चार्ज एक्वायर किया Q/2। तो मेरे पास यहां पे दो बॉडीज हैं, ए और बी बॉडी। ए बॉडी पे जो भी चार्ज है बी बॉडी ने सेम चार्ज एक्वायर कर लिया। लाइक यहां पर ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो बी बॉडी ने भी पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लिया। बट कंडक्शन में दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में हैं, तो मेरे पास यहां से दो पॉइंट्स आए मेरे पास। फर्स्ट, टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट, एंड सेकेंड मेरे पास बी बॉडी acquires the same charge as that of A body। मतलब बी बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया और हमारे पास ए बॉडी पे भी कौन सा चार्ज था बच्चों, ए। मतलब कि ए बॉडी पे भी चार्ज था पॉजिटिव और बी बॉडी पे भी चार्ज आ गया पॉजिटिव। बट यहां पर मेरे पास जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में किसके थ्रू, मेटेलिक वायर के थ्रू, तो बी बॉडी ने सेम चार्ज एक्वायर कर लिया एज दैट ऑफ ए बॉडी। नेक्स्ट मैं स्टडी करता हूं यहां पे इंडक्शन। अब देखो जो इंडक्शन मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे। लाइक मेरे पास ये ग्लास रोड है और मेरे पास एक मेटेलिक शीट है, ये न्यूट्रल है। मेटेलिक शीट न्यूट्रल है मतलब कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और मेरे पास ग्लास रोड पे मान लो मैंने फ्रिक्शंस के थ्रू इस पे चार्ज इंड्यूस कर दिया पॉजिटिव, मेरे पास ग्लास रोड पे चार्ज है पॉजिटिव। अब मैं मेटेलिक शीट को ग्लास रोड के नियर बाय रीजन में लेके आऊंगा, तो मैं जैसे ही इस मेटेलिक शीट को ग्लास रोड के पास में रखूंगा तो यहां पर प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जो मेरे पास ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा नेगेटिव चार्ज को। लाइक मतलब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपने साइड। तो जैसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे पास क्या हुआ, मेटेलिक शीट पे एक साइड तो आ गया नेगेटिव चार्ज और दूसरे साइड आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, अब इस मेटेलिक शीट को ग्राउंड कर देंगे इस टर्मिनल को। तो जैसे मैं ग्राउंड करूंगा तो जो मेरे पास ये चार्ज है ये चार्ज पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा अर्थ में। मतलब कि जो मैंने अर्थिंग की इसके थ्रू सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में मैं अर्थिंग को अब रिमूव कर दूंगा क्योंकि चार्ज तो यहां से ट्रांसफर हो गया अर्थ में। तो मेरे पास नेक्स्ट केस में मतलब नेक्स्ट स्टेप में ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास मेटेलिक शीट है। क्योंकि अब मैंने ग्राउंडिंग को रिमूव कर दिया है तो मतलब मेटेलिक शीट के नियर बाय रीजन में है ग्लास रोड। मेटेलिक शीट। अब हम ग्लास रोड को यहां से रिमूव कर देंगे। ग्लास रोड को जैसे ही रिमूव कर देंगे तो मेटेलिक शीट ने चार्ज एक्वायर कर लिया नेगेटिव। इसकी जो सरफेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज मेटेलिक शीट पे। अब मेरे पास इंडक्शन में दो पॉइंट्स मेन आए। कंडक्शन में था मेरे पास दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं
इंडक्शन में मेरे पास बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि इंडक्शन में दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है। सेकंड, इंडक्शन में बी बॉडी ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर कर रहा है। लाइक ग्लास रोड पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो मेरे पास मेटेलिक शीट है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है। तो मतलब यहां से मेरे पास दो पॉइंट्स हुए, टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट एंड second body acquires the opposite second body acquires the opposite nature of charge as that of फर्स्ट बॉडी। कंडक्शन और इंडक्शन में यही हमारे पास जो मेन डिफरेंस है कि फर्स्ट बॉडी कंडक्शन में जो भी उस चार्ज होगा उसके ऊपर सेकंड बॉडी भी सेम चार्ज एक्वायर करेगा बट वो कॉन्टेक्ट्स में होंगे। इंडक्शन में बॉडीज ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक्वायर करेंगे बट इस केस में दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में नहीं है। लाइक ग्लास रोड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेटेलिक शीट एक्वायर कर रहा है नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हम यहां पे क्वेश्चन करते हैं। से ए बी सी आर थ्री बॉडीज हैविंग चार्जेस कैपिटल Q 0 0। फर्स्ट, A and B are in contact and then B and C are in contact। मतलब A B C बॉडीज पे जो चार्ज है Q 0 0, फर्स्ट मेरे पास A और B कॉन्टेक्ट में है, उसके बाद B और C कॉन्टेक्ट में है और हमने कॉन्टैक्ट को अब रिमूव कर दिया एंड नाउ दे आर सेपरेटेड अपार्ट। व्हाट आर द फाइनल चार्जेस ऑन ए बी एंड सी। तो मेरे पास मेरे को इन बॉडीज पे चार्ज कैलकुलेट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। पहले ना ऐसे क्वेश्चंस में ये बॉडीज आइडेंटिकल हैं, इन पे चार्ज की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चंस को ना हम स्टेप वाइज करेंगे। तो लाइक पहले में हम पहले स्टेप में करते हैं, ये एक ए बॉडी है, ये बी बॉडी है और ये सी बॉडी है। चार्ज गिवन है Q 0 0। नेक्स्ट स्टेप में ए और बी कांटेक्ट में है। जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे ए बॉडी से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा बी बॉडी पे। ये कंडक्शन में हम जो रीड आउट किया था। तो यहां से मेरे पास ए बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेगा Q/2, बी बॉडी भी चार्ज एक्वायर कर लेगा Q/2 और सी बॉडी अभी मेरे पास न्यूट्रल है, उसको अभी मैंने कांटेक्ट नहीं किया। बट नेक्स्ट स्टेप में एंड देन B and C आर इन कॉन्टेक्ट। अब B और C को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। A बॉडी तो रिमूव कर दिया था हमने पहले ही, तो हो गया Q/2। B बॉडी पे इससे चार्ज फ्लो करेगा C बॉडी पे। चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी है, तो मतलब B पे चार्ज हो जाएगा अब Q/4 और C बॉडी पे भी चार्ज Q/4। तो मेरे पास ये हो गया, मेरे पास ए बी और सी बॉडी पे फाइनल चार्ज। तो मतलब ए बॉडी ने चार्ज एक्वायर कर लिया Q/2, बी बॉडी पे चार्ज Q/4, सी बॉडी पे चार्ज Q/4। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या है मेरे पास, कूलम्ब्स लॉ जनरली मेरे पास
दो चार्ज पार्टिकल के बीच में स्टडी ऑफ फोर्स है कि नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव, साथ में वो जो फोर्स कैसे एक्सर्ट होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, साथ में मेरे को फाइंड आउट करना है वहां पे उसकी डायरेक्शंस, साथ में उसका मैग्नीट्यूड कि फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा या उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, वो सब हम स्टडी करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ में मेरे पास बेसिकली क्या है, कूलम्ब्स लॉ इज बेसिकली स्टडी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, उन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी नेचर ऑफ फोर्स होगा उसके हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ में। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, मतलब स्टडी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, मतलब दो चार्ज पार्टिकल लेंगे, इसमें हम बाद में देखेंगे कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स को भी प्लेस कर रहे हैं, बट ये बहुत इजी हो जाएगा अगर हम दो दो चार्ज पार्टिकल्स के पेयर बना लेंगे तो। लाइक कूलम्ब्स लॉ क्या मेरे पास, इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं पहले। इट स्टेट्स दैट नेचर ऑफ फोर्स is attractive or repulsive. It states that nature of force is may be attractive or may be repulsive. And magnitude of force is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them, and also acts along the line joining between 2 point charges। तो मतलब कूलम्ब्स लॉ में क्या है, दो चार्ज पार्टिकल्स है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं। पॉइंट चार्ज पार्टिकल क्या है यह अभी हम देखेंगे। दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में नेचर ऑफ फोर्स मे बी रिपल्सिव और मे बी अट्रैक्टिव, और जो यहां पे जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड ऑल्सो एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब कि मेरे पास ये मैं कंसिडर कर लेता हूं Q1 चार्ज पार्टिकल है, ये Q2 चार्ज पार्टिकल है, Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस है और ये लाइन ज्वाइन कर रहा है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरे पास यहां पे जनरली क्या होगा, कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल सेकंड पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो यहां पे हो गया फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। सेम टाइम पर फर्स्ट पे सेकंड फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो यहां पे हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। और दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एयर है, वैक्यूम है, मतलब फ्री स्पेस है, और आर हो गया सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो Q1 Q2 are 2 point charges are separation between Q1 and Q2, and F21 हो गया force on charge Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। पॉइंट चार्ज, तो देखो पॉइंट चार्ज क्या है, जो मेरे पास ये चार्ज है, इस चार्ज का जो डायमेट्रिकल डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस सेपरेशन से बहुत बहुत कम है,
तो इस चार्ज को मैं बोल सकता हूं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कब? इफ डी मतलब जो भी डायमेट्रिकल डिस्टेंस है, जो भी उसका लीनियर जो चार्ज पार्टिकल है, ये इसका जो लीनियर जो डिस्टेंस है, डायमेट्रिकल डिस्टेंस, ये अगर सेपरेशन से बहुत बहुत कम है तो चार्ज हुआ पॉइंट चार्ज। अब मेरे को ना यहाँ पे डायरेक्शंस तो दिख रहा है, F21 एक तरह से एक्ट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, F12 एक्ट कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ये तो हुए इनके डायरेक्शंस, बट फोर्स मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके पास नंबर भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस भी है, तो वो क्वांटिटी मेरे पास क्या होगी? वेक्टर। तो फोर्स क्वांटिटी क्या है हमारे पास? वेक्टर। तो मेरे को डायरेक्शंस तो यहां पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मतलब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के हमेशा इक्वल होगा। नेक्स्ट, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और मेरे पास ये वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा सेपरेशन के। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं कंबाइन करके रख सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करूंगा तो मेरे को एक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो कांस्टेंट क्या होगा? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K क्या हो गया मेरे पास? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको बोल सकते हो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और जो मेरे पास K है इसका वैल्यू होगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट्स फाइंड आउट करना है। देखो यूनिट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको रफली करते हैं। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास फोर्स न्यूटन, मीटर डिस्टेंस मीटर, उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे मीटर स्क्वायर। चार्ज कुलम, दूसरा चार्ज कुलम, कुलम स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, फिर न्यूमरेटर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? कुलम -2। एप्सिलॉन नॉट मेरे पास यहां पे क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस वैल्यू का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी मीडियम के थ्रू या फिर एयर और वैक्यूम में कैसे पास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में या तो वैक्यूम है मतलब एयर है तुम्हारे पास, लाइक फ्री स्पेस है, या फिर इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कोई मीडियम प्लेस कर दो, मीडियम जैसे वाटर प्लेस कर दे, तो ये वैल्यू डिफरेंट होगा। नेचर ऑफ जो फोर्स जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव है वो फोर्स अब डिफरेंट होगा, क्योंकि मेरे पास वहां पे कोई मीडियम आ गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अब एक दूसरे वे में वहां से पास करेंगे। तो मतलब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या हुआ? मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी मीडियम के थ्रू या फिर तुम्हारे पास फ्री स्पेस के थ्रू कैसे पास कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पे कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हमने यहां पे ये जो फोर्स है ये फोर्स हुआ मेरे पास कूलम्बिक फोर्स। मतलब कि कूलम्बिक फोर्स में क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर मैंने एक नेक्स्ट जो हमने देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये स्टडी किया। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू जो मेरे पास है ये वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका देखो यूनिट फाइंड आउट करना हो तो बहुत सिंपल है। एप्सिलॉन नोट मेरे पास न्यूमरेटर में आया तो के डिनोमिनेटर में, मतलब ये वैल्यू होगा न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम 2। अब हम यहां पे सिंपल से एक दो क्वेश्चंस करते हैं, लाइक 1 कूलम को चार्ज उसका ऐसा यूनिट कूलम है
तो हम 1 कूलम को डिफाइन करते हैं यूजिंग कूलम्बिक फोर्स। तो उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं 1 कूलम को? तो 1 कूलम होगा मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, सेपरेशन 1 मीटर है। तो जो नेचर ऑफ फोर्स होगा, जो मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, उसकी वैल्यू अगर के इक्विवेलेंट लाइक 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, तो मैं बोल सकता हूं जो चार्ज है वो क्या हो गया 1 कूलम। तो 1 कूलम क्या हुआ? 1 कूलम इज द चार्ज which placed from another charge having same magnitude and separation between them is 1 meter, then magnitude of force is 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। तो मतलब ये मेरे पास क्या हो गया 1 कूलम। 1 कूलम क्या हुआ? 1 कूलम इज द चार्ज विच प्लेस फ्रॉम अनदर चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड मतलब 1 कूलम, and separation between them is 1 meter and magnitude of force on them is 9 to the power 9 न्यूटन। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 कूलम। नेक्स्ट हम इसी में स्टडी करते हैं फोर्स वर्सेस सेपरेशन के लिए ग्राफ। अब हमने एक पॉइंट स्टडी किया था कि फोर्स इज इनवर्सली ऑफ 1 बाई आर स्केयर। अगर आर स्केयर की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम, और अगर ये जो आर है इसका वैल्यू अगर कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस पे फोर्स, एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल आर है, अगर आर का वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, और अगर मेरे पास आर का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट को अगर अप्रोच कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू बहुत स्मॉल हो गया। तो मेरे पास कुछ ये ग्राफ हो गया, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हम स्टडी कर सकते हैं कि फोर्स वर्सेस 1 बाई आर स्केयर। तो मेरे पास यहां पे है ये फोर्स और यहां पे हो गया 1 बाई आर स्केयर। इससे रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है बोर्ड में तुम्हारे, लाइक वो मेरे पास क्वेश्चन इसी सेम ग्राफ से रिलेट करता हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करते हैं। यहां पर है ना मेरे पास जो कूलम्बिक फोर्स है वो है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 एंड 1 बाई आर स्केयर प्लस 0। मैंने 0 बस ऐसे लिख दिया, अभी समझ आएगा ये 0 क्यों लिखा है। अब देखना ध्यान से, वाई एक्सिस पे फोर्स है, एक्स एक्सिस पे 1 बाई आर स्केयर। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो बोलता है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी इज इंटरसेप्ट 0, एक्स एक्सिस पे 1 बाई आर स्केयर, एम क्या हो गया मेरे पास स्लोप, और स्लोप का वैल्यू क्या है के Q1 Q2, और वाई एक्सिस पे फोर्स। तो मतलब ये क्या हो गया, ये जो ग्राफ है इसका जो स्लोप है m, स्लोप ये वैल्यू हो गया के Q1 Q2 के इक्वल। मतलब कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है इंटरसेप्ट, m हो गया स्लोप, स्लोप का वैल्यू क्या है k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2, और y एक्सिस पे फोर्स है, x एक्सिस पे वेरिएबल 1 बाई आर स्क्वायर है। मतलब कि जो सेपरेशन है दो चार्जेस के बीच में, r क्या हो गया सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। यहां से ना छोटा सा एक पॉइंट और करते हैं हमारे कि जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूं, फोर्स इज k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एंड आर कैप, वेयर आर कैप क्या होगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स। मतलब जो k Q1 Q2 है ये वैल्यू डिनोट कर रहा है मेरे पास मैग्नीट्यूड, और आर कैप डिनोट कर रहा है यहां पे डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी है मेरे पास और डायरेक्शंस भी है, तो मेरे पास ये क्या हो गया फोर्स। मतलब कि जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस दोनों टर्म, तो ये क्वांटिटी हो गया मेरे पास वेक्टर। वेक्टर क्या है, एक मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास नंबर भी हो साथ में एक
डिफाइंड डायरेक्शंस भी हो। और आर कैप क्या क्या हो गया मेरे पास यहां पे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास, हम अज्यूम करते हैं अगर Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो नेचर ऑफ फोर्स स्टडी करते हैं। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो Q1 मान लो 5 कूलम, तो Q2 भी 5 कूलम, 5 इंटू 5 प्लस 25 विच इज ग्रेटर देन 0, या फिर देखो -5 -5 माइनस माइनस पॉजिटिव, 5 5 25। तो मतलब ये मेरे पास कैसे हुए, लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये हुए यहां पे जो नेचर ऑफ फोर्स वो क्या होगा, रिपल्सिव। अब देखते हैं Q1 Q2 इज लेस देन 0, तो क्या Q1 ये हो गया Q2, और मेरे पास Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है और Q2 Q1 को, तो मेरे पास जो नेचर ऑफ फोर्स हो गया वो हो गया अट्रैक्टिव। तो मतलब मैंने यहां पे स्टडी किया कि Q1 Q2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव, मतलब वो चार्ज कैसे हुए, लाइक चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस का जो Q1 Q2 है वो लेस देन 0, मतलब वो कैसे हुए, अनलाइक चार्जेस, मतलब 5 और -3, या फिर -3 + 5। तो ऐसे केस में ये हुए अनलाइक चार्जेस, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे उनका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। अब हम नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं, ये मे भी है ना 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं बोर्ड्स में। ये टॉपिक कुछ ऐसे है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम यहां पे स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जो कूलम्स लॉ है ये क्या है, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स की स्टडी। अब वो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में आ गया फोर्स, वो मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। तो जो फोर्स है ये टर्म मेरे पास वेक्टर है, तो इसकी मैं स्टडी करता हूं यहां पे। तो कुछ ऐसे है, मेरे पास ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेरे पास यहां पे Q1 चार्ज पार्टिकल है, यहां पे Q2 चार्ज पार्टिकल है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ये मान लो O लोकेशन ओरिजिन, A लोकेशन पे Q1 चार्ज है और B लोकेशन पे Q2 चार्ज है, और Q1 Q2 चार्ज को ये एक लाइन ज्वाइन कर रहा है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम अभी के लिए मान लेते हैं Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं। तो Q1 ने फोर्स एक्सर्ट किया इस पे, इस डायरेक्शन पे, तो हो गया फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, और यहां पे हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। अब मेरे पास जो F21 और F12 है ये अपोजिट डायरेक्शंस में, तो मेरे पास ये एक तरह से ट्रायंगल फॉर्म हो गया OAB। यहां पर R1 एक वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और जो F21 है मतलब A B पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस लाइन के लोग, तो ये हो गया मेरे पास R21 पोजीशन वेक्टर। तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या बोल सकते हैं, 2 वेक्टर्स एक ट्रायंगल के लोग जो सेम पाथ में है, उन दोनों का जो ऐड करेंगे तो वो जो थर्ड वेक्टर है उसके वो इक्विवेलेंट होंगे। लाइक यहां पर मेरे पास होगा R1 प्लस R21 इज इक्वल्स टू R2, तो मैं यहां से रख सकता हूं R21 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1, और अगर मैं यहां पे R21 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो वो मिलेगा R, मतलब A और B चार्ज के बीच में जो भी सेपरेशन है वो R21 का मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होगा। अब मैं F21 को स्टडी करता हूं, तो मेरे पास ये हो गया फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये होगा K Q1 Q2 बाई R21 मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर इनटू R21 यूनिट वेक्टर। R21 क्या हो गया,
R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। तो R21 क्या हो गया? इट इज यूनिट वेक्टर in the direction of force F21। अब मेरे पास यहां पे है कि R21 कैप यूनिट वेक्टर है, मतलब ये डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करता है। K1 Q2 बाई R21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये मेरे पास यहां पे मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। तो मैं यहां पे R21 जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूं। लाइक जो मेरे पास यहां से याद रखना R21 यूनिट वेक्टर, ये हो गया मेरे पास R21 वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अब देखो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां पे, तो हो गया फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 क्यूब इनटू में R2 माइनस R1। तो मैंने इसको कैसे डिनोट किया कि जो R21 कैप है ये हो गया मेरे पास R2 माइनस R1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। तो देखो जो R21 कैप में है तो एक तरह से ये वैल्यू यहां पे आ गया, और जो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, R2 माइनस R1 इसका मोड ये मेरे पास डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये तो हो गया स्क्वायर और एक यहां से आ जाएगा वैल्यू, तो ये हो गया Q। तो मेरे पास ये हो गया फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। सेम मेरे को यहां पे अगर स्टडी करना हो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, यहां पे Q1 है, ये Q2 है, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये हो गया R1 पोजीशन वेक्टर, ये हो गया मेरे पास R2 पोजीशन वेक्टर, और यहां पे हो गया मेरे पास Q1 Q2 चार्ज पार्टिकल। अब मैं स्टडी कर रहा हूं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अब देखो अब मैं फोर्स ऑन फर्स्ट स्टडी कर रहा हूं तो वेक्टर को मैंने इस डायरेक्शन में डिनोट कर दिया। तो देखो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सेम R2 प्लस R2 प्लस R12 विच इज इक्वल्स टू R1। अब देखो मेरे पास जो R12 है इसका वैल्यू क्या हो गया, R1 माइनस R2। अब मेरे को स्टडी करना है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, तो इसको स्टडी करते हैं। ये मेरे पास होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, दिस इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर एंड R12 यूनिट वेक्टर। अब देखो मेरे पास R12 यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल्स टू R12 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, और R12 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं यहां पे। अगर मेरे को मान लो इसका मोड भी फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड, तो इसका R1 माइनस R2, तो R12 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं R1 माइनस R2 बाई मोड ऑफ R1 माइनस R2। यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट टर्म में, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 क्यूब एंड R1 माइनस R2। अब मेरे पास ध्यान से देखना R12 का जो मैग्नीट्यूड है ये भी R के इक्वलेंट है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू R21 एंड विच इज इक्वल्स टू R। अब देखना जो हमने फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट स्टडी किया था, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, उसमें था K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 उसका क्यूब एंड R2 माइनस R1। तो मेरे पास यहां से था फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट विच इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 क्यूब एंड R2 माइनस R1। तो मतलब यहां से मेरे पास दो इक्वेशंस हुए A एंड B। देखो
अगर मान लो बी इक्वेशन से मैं नेगेटिव साइन कॉमन रखूं तो हो गया के Q1, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो यहां से फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इस के Q1 Q2 और मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो नेगेटिव साइन जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस R2 बाई R1 माइनस R2 इसका होल क्यूब। अब देखो जो ये वैल्यू है मेरे पास, ये वैल्यू F12 के इक्वल है, मतलब कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। मतलब कि मैं यहां से डिफाइन कर सकता हूं जो दो फोर्स हैं F12 और F21 ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं। लाइक जो ये फोर्स है F12 और यहां पर जो Q1 और Q2 पे जो फोर्स है F21 ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो मेरे पास यहां से मेन कंक्लूजन हुआ कि जो दो फोर्स हैं F21 इसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और यहां पर नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट कि डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। लाइक मेरे पास यहां से मेन दो कंक्लूजन हुए। फर्स्ट कंक्लूजन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आर सेम। सेकेंड, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्शन है रिएक्शन भी है। तो मेरे पास ये क्या हो गया कि कूलम्बिक फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है कि कूलम्बिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स ओबेस न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब कि यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है और साथ में जो कूलम्बिक फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे भी कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक्शन है और रिएक्शन भी है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो उन सबकी स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब वो सब रेस्ट में भी हैं। तो मतलब यहां पे मेरे पास मान लो ये कोई Q1 चार्ज पार्टिकल है, यहां पे Q2 चार्ज पार्टिकल है और यहां पे QI चार्ज पार्टिकल है और QN, मतलब बहुत सारे Q1 Q2 QN, ठीक है, अप टू मतलब 1 to n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो मेरे पास जनरली यहाँ पे क्या होगा, मान लो मैं ith चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की स्टडी करता हूँ, तो फर्स्ट ने तो फोर्स एक्सर्ट किया यहाँ पे, तो हो गया फोर्स ऑन I ड्यू टू फर्स्ट। सेकेंड भी फर्स्ट पे फोर्स एक्सर्ट, ith पे फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन से, होगा फोर्स ऑन ith ड्यू टू सेकेंड। QI से QN की लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे, तो हो गया फोर्स ऑन ith ड्यू टू n। तो QIth चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है उस वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। और इसकी जो स्टेटमेंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं। फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल Q1 Q2 QI अप टू QN, force acting on ith charge due to another charge
is not affected by the presence of other charges, but net force on ith charge is vector sum of all the individual forces acting on it। मतलब फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, मान लो n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और मेरे को i चार्ज पार्टिकल पे फोर्स चेक करना है, तो जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल i पे फोर्स एक्सर्ट करेगा वो एक लाइन के लॉन्ग होगा। अगर मान लो सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 और एक QI, तो Q1 और QI के बीच में जो भी लाइन होगी उसके लॉन्ग में भी अट्रैक्शन और में भी रिपल्सन हमेशा। बट अगर मैं Q2 प्लेस कर दूं या ना करूं, ये Q1 हमेशा उस लाइन के लॉन्ग फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो मेरे पास फर्स्ट लाइन में क्या है, फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 QI अप टू Qn, force acting on ith charge particle due to another charge is not affected by the presence of another charges, but I charge particle पे जो net force होगा वो होगा vector sum of all the forces acting on it। मतलब I charge particle पे दूसरे charge particles कितना force exert कर रहे हैं। ये पॉइंट हुआ क्लियर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास इस पॉइंट में मेनली ये है, एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा दूसरे चार्ज पार्टिकल्स की वजह से वो होगा वेक्टर सम उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे। मतलब कि F नेट ऑन I, F नेट I का मतलब नेट फोर्स ऑन ith चार्ज पार्टिकल, ये होगा मेरे पास वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन ith ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन ith ड्यू टू सेकेंड प्लस सो ऑन अप टू फोर्स ऑन ith ड्यू टू nth चार्ज पार्टिकल। इन सब का हम वेक्टर सम कर लेंगे। अब जैसे Fi1 है, ठीक है, और Fi1 क्या हो गया, फोर्स ऑन ith ड्यू टू फर्स्ट, तो मतलब F नेट ith तो हो गया K QI Q1 बाई RI1 स्केयर इंटू RI1 कैप प्लस K QI Q2 बाई RI2 स्केयर इंटू RI2 कैप एंड सो ऑन अप टू K QI QN बाई RIN स्केयर एंड RIN कैप। तो मतलब ये क्या हो गया मेरे पास, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ith चार्ज पार्टिकल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। लाइक इसको मैं रख सकता हूं, समेशन ऑफ j अप्रोचेस 1 to n K QI QJ बाई RIJ होल स्क्वायर इंटू RIJ यूनिट वेक्टर। और यहां पर मेरे पास एक टर्म कि I डस नॉट इक्वल टू J, दिस इंप्लाइज दैट कि सेम चार्ज पार्टिकल खुद के ऊपर कभी भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। मतलब मेरे पास ith चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो मेरे पास ये क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन ith चार्ज पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलम्ब्स फोर्स, उसके बाद मेरे पास मीन कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कूलम्ब्स फॉर्म मीन। जो कूलम्ब्स लॉ है उसको मैंने स्टडी किया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू, मतलब चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।